हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर पॉपुलेशन कंपोजिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यू, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और आखिरी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो वीडियो अच्छे से और पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द कंट्री विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड। तो भाई ये कंट्री है लैटविया, आपको पता होना चाहिए, ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो में देखने को मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका आंसर है 15 to 59 ईयर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ। तो 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एशिया हैज। तो एशिया हैज लो सेक्स रेशियो, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी साफ साफ ये दिया हमने, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस में पूरा ये देखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कांस्टेंट पॉपुलेशन ऑकर्स व्हेन बर्थ एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। ये सब भी हमने वो पिरामिड वाले पूरे उसमें देखा था। इसके बाद द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन रेसिडेंस। ये भी हमने पूरा एनसीईआरटी में साफ साफ देखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, द women and men of the age group 15 to 59 who take part in various occupations are referred to as working population. Question number 8, sex ratio in Asian urban areas remains male dominated due to the predominance of male migration. यहाँ में मेल का माइग्रेशन देखने को मिल जाता है, जिस वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मेल डोमिनेटेड एरियाज कुछ हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस फॉर रूरल पॉपुलेशन। ये भी याद रखिएगा आप। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू के अलावा जो हमें आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो पहला आता है भाई, डिफाइन द टर्म एज स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा, एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। अलग अलग एज ग्रुप के कितने लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट इज मेंट बाय एज सेक्स पिरामिड। तो द एज सेक्स पिरामिड ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। मतलब अलग अलग एज ग्रुप में कितने मेल और फीमेल हमें देखने को मिल जाते हैं, उसको हम एज सेक्स पिरामिड में देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एज स्ट्रक्चर। तो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर क्या है। पहला आता है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, की कितने एज ग्रुप्स हैं उनमें पूरा हमको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एज स्ट्रक्चर हेल्प्स इन प्लानिंग प्रोसेस एंड एस्टिमेट्स फ्यूचर पॉपुलेशन। भाई आगे की जैसी प्लानिंग करनी है, जो भी प्रोसेस हमारे होंगे उसकी, और फ्यूचर पॉपुलेशन एस्टिमेट करने में हमको मदद मिल जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नेम द कंट्री वेयर सेक्स रेशियो इज मोस्ट अनफेवरेबल टू वुमेन इन द वर्ल्ड। तो यूएई याद रखिएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई कुछ कंट्रियों में हमने बुक में भी देखा था, मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स हम देखते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर उल्टा है, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये हमारे अलग आ जाता है। एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर यहीं से चालू होता है, आगे जब आते हैं हम तो। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो भाई सिंपल, पॉपुलेशन कंपोजिशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ population according to the characteristics such as age and sex। मतलब अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एज हो गया, सेक्स हो गया, इनके बेसिस में हमें पॉपुलेशन की पूरी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, उसको हम पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंडिकेट। तो भाई जितने पढ़े लिखे लोग होंगे उससे हमें एक कंट्री की चीजें पता चलती है, जैसे कि वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, बहुत अच्छा इंडिकेटर ही है। इसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। फिर कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों के स्टैंडर्ड बताता है, जैसे कि भाई वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ फीमेल्स का सोशल स्टेटस क्या है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज कैसी हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। द प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव पॉपुलेशन अंडर स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब भाई कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितनी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, इज नोन एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वेयर पीपल अर्न मनी फॉर देयर लाइवलीहुड बाय डूइंग द वर्क। अलग अलग एरिया में कौन से लोग क्या क्या वर्क कर रहे हैं, जब ये सब चीजें हम देखते हैं तो उसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितनी पॉपुलेशन क्या काम कर रही है। तो ये हमारे आ जाते हैं भाई वेरी शॉर्ट। अब इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 3 मार्क्स वाले हमारे। तो पहला आता है,
Why is the age structure considered an important indicator of population composition? एज स्ट्रक्चर को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्यों बोलते हैं? तो भाई एज स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा, इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग एज ग्रुप में हमारी कितनी पॉपुलेशन है। इससे हमें क्या पता चलता है, बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाता है। जैसे कि भाई अगर हम बात करते हैं एज ग्रुप 15 से लेके 59 की, तो जो 15 से 59 होती है इसमें हमारे बहुत सारे लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन आ जाती है। तो हमें कोई भी एक कंट्री के रीजन की वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में जानने को मिलता है कि भाई वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री का होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। उसके बाद अगर कहीं की पॉपुलेशन हमको पता चलती है 60 प्लस है, तो हमें पता चल जाता है एजिंग पॉपुलेशन है, ऐसे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा लगेंगी, इन पर खर्चा ज्यादा होगा, तो एजिंग पॉपुलेशन का हमको पता चलता है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर एकदम यंग पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन होता है कि भाई यहाँ पर बर्थ रेट ज्यादा है और कहीं ना कहीं यहाँ की यूथफुल पॉपुलेशन है। तो ये कुछ चीजें हमको पता चल जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाई इज द सेक्स रेशियो अनफेवरेबल टू विमेन इन द वर्ल्ड? एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। भाई ऐसा क्यों है जो सेक्स रेशियो जो है वो हमारी विमेन के लिए अनफेवरेबल है? तो इसके 3 रीजन हमारे सामने आते हैं। कुछ कंट्रियों में क्या होता है, एक सन का प्रेफरेंस ज्यादा होता है कि भाई बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो इस रीजन से हमको देखने को मिलता है। तो बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर दिया हुआ है कि ईस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अफ्रीका, ऐसी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर मेनली सबको बॉय चाइल्ड चाहिए। तो भाई इस चक्कर में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और हमें ये एक अनफेवरेबल सिचुएशन देखने को मिल जाती है। उसका पोस्ट नेटल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद भी हमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो इसके बाद हेल्थ और न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती लोगों की, तो इसकी वजह से हाई फीमेल मोर्टेलिटी हमको देखने को मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन पहले से ही है, फिर डिस्क्रिमिनेशन के बाद भाई और ज्यादा ऐसी चीज हो जाती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, फैसिलिटी सही नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। उसके वजह से बहुत सारे सर्वे कराए गए जिनसे हमको पता चला है कि भाई जहां जहां मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है वहां पर अनफेवरेबल सेक्स रेशो में देखने को मिलता है। और खासकर ऐसी जगह पर, ऐसी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आती है जहां पर हेल्थ मेन फैमिली संभालते हैं, मतलब हेल्थ की कोई भी चीजें, हेल्थ केयर की चीजें ये फैमिली अपने दम पर करती है, तो ऐसी जगह पर मेन प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, लिस्ट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लिटरेसी रेशो। तो भाई ऐसे जो फैक्टर है जो लिटरेसी रेशो को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो है, पहला लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा आता है अर्बनाइजेशन, तीसरा आता है स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, और फोर्थ आता है अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी। बिल्कुल याद रखिएगा, ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं जो लिटरेसी रेशो को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। भाई हमने एनसीईआरटी में देखा था, अगर हम रेसिडेंस के बेसिस पे करते हैं तो हम अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन को अलग अलग करते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस क्या अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आते हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत टाइप से अलग होती है। जैसे कि भाई अर्बन पीपल जो होंगे उनकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, रूरल पॉपुलेशन वाले लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज में। बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि अर्बन पॉपुलेशन वालों की लाइफ स्टाइल भी सही होती है और अच्छी फैसिलिटीज होती हैं। फिर रूरल पॉपुलेशन लिव्स विथ लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज, इनके पास बेसिक अमेनिटीज, हेल्थ, एजुकेशन जैसी चीजें नहीं होती हैं। अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो उनका सब कुछ होता है, उनको अच्छी हाई लेवल फैसिलिटीज मिलती हैं। फिर थर्ड आता है इनएडिक्वेट रेशियो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। ये भी हमें देखने को मिलता है यार कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो रूरल एरियाज में थोड़ा लैक करता है, जिसकी वजह से वो अर्बन पॉपुलेशन से एकदम अलग हो जाते हैं। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं रहेगा, थोड़ा सा वहां पर उसका रेशो सही नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम तो होंगी। तो कुछ चीजें हमारे सामने ये आ जाती हैं इस क्वेश्चन की। फिर क्वेश्चन नंबर 5, the shape of the population pyramid reflects the characteristics of the population, support the statement with example। पिरामिड की यहाँ बात कर रहे हैं, याद रखिए क्वेश्चन घुमाकर भी आता है। कई बार ये भी आपसे पूछ सकते हैं यार कि हर जगह हमको अलग अलग पॉपुलेशन देखने को मिलती है तो क्या रीजन है, तो भी आप इन्हीं के कुछ रीजन बता सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इन्हीं कंट्री की जो हम पिरामिड में देंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हम अलग पॉपुलेशन देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री। तो क्वेश्चन घुमा घुमा के कई तरीके से आता है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझते अच्छे से आना चाहिए। आंसर राइटिंग बेसिक्स वाली आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, वो हमने बिल्कुल डिटेल वे में समझाया कि क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। तो भाई अगर पिरामिड की बात करते हैं तो 3 टाइप के आते हैं, हमने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में पूरा देखा था। एक होता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, फिर कांस्टेंट पॉपुलेशन, फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नाइजीरिया का एग्जांपल आता है, यहाँ ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड रहता है। भाई सिंपल सा ऐसा है, ये अलग अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो मोस्टली लेस डेवलप्ड कंट्रीज में हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है
वो लोअर एज ग्रुप में ज्यादा होती है, ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर हाई बर्थ रेट्स रहता है। अगर हम बांग्लादेश, मैक्सिको की बात करते हैं, कोई भी अगर हम लेस डेवलप कंट्री की बात करते हैं, तो उसका भी पिरामिड ऐसे ही कुछ बनेगा, क्योंकि यहाँ बर्थ रेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक ट्राइंगल टाइप का शेप यहाँ पर बन जाता है। फिर इसके बाद अगर हम कांस्टेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो भाई ऑस्ट्रेलिया का हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। इसका जो पिरामिड है, एज सेक्स पिरामिड, वो बेल शेप्ड का होता है। ये ऊपर की तरफ से टेपर्ड होता है, मतलब नैरो होने लगता है। सिंपल है भाई, ऐसी जगह पर बर्थ और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल होती है, मतलब ये कांस्टेंट पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं, तो भाई जापान का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। यहाँ पर भी नैरो बेस होता है और टेपर्ड टॉप होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लो बर्थ और डेथ रेट से, मतलब दोनों यहाँ पर हमें लो देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहां पर हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, या तो वो नेगेटिव हो जाती है या जीरो की हो जाती है, वो तो हमें देखने को मिलता है। अगर आपको इनको और बिल्कुल डिटेल में देखना है, तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी उसमें हमने कवर किया, एक एक बॉक्स उसमें कवर किया है, तो वो आप जरूर देखिएगा। फिर इसके बाद भाई अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे आखिरी आते हैं 5 मार्क्स वाले। तो पहला आता है, व्हाट इज सेक्स रेशो, एक्सप्लेन द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशो विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो याद रखिएगा भाई, सेक्स रेशो मतलब क्या होता है, द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशो, मतलब कितने मैन एंड वुमेन है, उनके रेशो को हम सेक्स रेशो बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द गिवन पॉपुलेशन। अलग अलग जगह थोड़ा सा अलग रहता है। तो अगर हम वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशो की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एवरेज सेक्स रेशो अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वो है 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स, हमने एमसीक्यू में भी देखा। फिर लैटविया की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो में देखने को मिलता है 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स, ये भी हमने देखा। उसके बाद फिर यूएई की बात करते हैं, तो यहाँ पर लोएस्ट है 468 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। याद रखिएगा यार, आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप एक एक पूरा डेटा याद करें कि कहां पर कौन सी कंट्री का कितना सेक्स रेशो है, लेकिन लोएस्ट हाईएस्ट तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो इसको अच्छे से देखिएगा। इसके बाद फिर द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट एग्जिबिट सो मच वेरिएशन इन द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशो। अगर डेवलप्ड रीजन की बात करते हैं, तो वहां इतना वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलता है। यूएन की माने तो भाई 139 कंट्रीज में फेवरेबल सेक्स रेशो है और 72 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर अनफेवरेबल हमको देखने को मिल जाता है। एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया हो गई, यहां पर हमें लो सेक्स रेशो देखने को मिलता है। और अगर दूसरे हाथ में हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, जैसे अगर हम रशिया को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर मेल्स माइनॉरिटी में है। अगर यूरोपियन कंट्री में हम बोले कि भाई मेल्स माइनॉरिटी में क्यों है, तो भाई वहां पर विमेन का स्टेटस अच्छा है, साथ ही साथ वहां के मेल बहुत सारे माइग्रेट कर चुके हैं। मेल का डोमिनेशन इस जगह पर ज्यादा है माइग्रेशन की तरफ, कोई दूसरी कंट्री में वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये रीजन आता है कि मेल की पॉपुलेशन वहां कम है माइनॉरिटी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। द पॉपुलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, राइट द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग द पॉपुलेशन। तो भाई दो उसमें हो सकते हैं, हमने पहले भी देखा, रूरल और अर्बन में हो सकते हैं। रूरल का अगर हम बोलते हैं, तो भाई यहाँ दिया हुआ है सिंपल सा, रूरल पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द पॉपुलेशन विच लिव्स इन विलेजेस, हैमलेट्स एंड अदर स्मॉल सेटलमेंट्स, छोटी छोटी सेटलमेंट्स में जो देखने को मिलते हैं। अर्बन की बात करते हैं, तो अर्बन पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द पॉपुलेशन विच लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज एंड हैव एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज सच एज हॉस्पिटल्स एंड मार्केट। हमने पूरा पढ़ा, इसलिए को समझाऊंगा नहीं। मतलब अर्बन में फैसिलिटीज अच्छी रहती हैं, टाउन सिटीज में रहते हैं, रूरल एरिया मतलब हमारे विलेजेस की हम बात कर रहे हैं। अब क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ द पॉपुलेशन, तो भाई क्राइटेरिया हमारे सामने क्या होता है, सबसे पहले तो हम एक लाइफस्टाइल के बेसिस में कर सकते हैं, रेसिडेंस के बेसिस पर होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द रेसिडेंस। एनसीईआरटी की पहली लाइन ही हमारी आती है, अगर हम इस टॉपिक में देखते हैं कि भाई रेसिडेंस के बेसिस पर देखते हैं। रेसिडेंसेस के बेसिस में क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, लाइफ स्टाइल में पूरा चेंज है। एक रूरल की लाइफ स्टाइल अलग है, अर्बन की अलग है, हमने शॉर्ट आंसर में पूरा वो देखा। उसके बाद भाई एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर हो गया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गया, लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया, ये भी वेराई करता है रूरल और अर्बन एरिया में, बहुत अलग अलग देखने को मिलेगा। उसके बाद भाई अलग अलग कंट्री में डिफरेंशिएट करने के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, ये भी हमने एनसीईआरटी में देखा था कि हर कंट्री अपने हिसाब से क्राइटेरिया बनाती है कि कैसे डिफरेंशिएट वो करेगी। अगर जनरली हम बात करते हैं भाई, तो जो रूरल पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज से मिलती जुलती चीजों में आपको एंगेज मिलेगी। लेकिन अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो ये नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में होते हैं। तो ये बेसिक अंतर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा हमारा एक कंप्लीट आंसर होता है। तो इसी के साथ यार ये चैप्टर के आईएमपी खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।